जय हिंद दोस्तों। अब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1919 के बाद की गतिविधियों में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देख चुके हैं। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जब वापस ले लिया था, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उसके बाद जो आंदोलनकारी थे वो नाराज हो गए और इस तरह से कांग्रेस से अलग एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में, क्योंकि कांग्रेस की जो मांग थी उस मांग से वो थोड़ा पीछे हट गई। इस वजह से क्रांतिकारियों को लगा, आंदोलनकारियों को लगा कि हमें कुछ अलग से भी कांग्रेस के अलावा एक संगठन और बनाना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और दोस्तों, उस स्वराज पार्टी की हम बात करें तो इसका गठन किया था चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास को आप समझिएगा कि ये दोनों स्वराज पार्टी का गठन करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। और इसके संबंध में यही क्वेश्चन रहता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। गठनकर्ता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके बाद ये स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद 1926 में स्वतः समाप्त हो गई थी। दूसरी तरफ माय डियर, हमें पता है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था। 1925 में एक और पार्टी का गठन हुआ था, और इसी दौर में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका भी गठन हुआ था, हमें पता है। तो दोस्तों, इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। इस साइमन कमीशन ये भारत में आया था क्यों? क्योंकि 1919 ईस्वी के अधिनियम में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसमें यह प्रावधान था कि इस अधिनियम की जांच के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। अतः ब्रिटिश सरकार ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। दोस्तों ध्यान रहे, अगर साइमन कमीशन के गठन की बात आई तो गठन हुआ था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में। भारत आया था 1928 में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, साइमन कमीशन का गठन कब हो रहा है? 1927 में हो रहा है। और साइमन कमीशन भारत में कब आ रहा है? 1928 में आ रहा है। अब भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि ये जो कमीशन था ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था और इसमें 7 सदस्य थे। और वो सातों ही सदस्य क्या थे? 7 सदस्य थे और वो ही सातों क्या थे? ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। अतः एक भी सदस्य इस साइमन कमीशन में भारतीय नहीं था। अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया और गो बैक साइमन कमीशन के नारे के साथ पूरे भारत में साइमन कमीशन का भयंकर विरोध हुआ और नारा लगाया गया गो बैक साइमन कमीशन। और हमें पता है कि इसी साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और सातों ही क्या थे दोस्तों? अंग्रेज थे। अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन का गठन हुआ 1927 में। ब्रिटेन में हो रहा है इसका गठन और फरवरी 1928 में ये भारत आ रहा है। और भारतीय एक भी सदस्य नहीं था, सभी सातों सदस्य अंग्रेज थे। अतः भारतीयों ने गो बैक साइमन कमीशन के नारों के साथ इसका विरोध किया। और हमें पता है कि इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। जो ब्रिटिश साम्राज्य रूपी शव जो ताबूत में जाएगा उसमें एक एक कील ये लाठी होगी। तो दोस्तों विशेष बात ये था साइमन कमीशन। और इसी समय जो भारत सचिव थे लॉर्ड ब्रिकेन हेड, उन्होंने भारतीयों को कहा कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आपको पता है क्या, आप कुछ कर नहीं सकते, हम कानून बना रहे हैं, आप उनका पालन करो। और अगर आप कर सकते हो तो हमें कानून बना के दिखाओ, हमें संविधान सभा कैसे बन सकती है, आप बना सकते हो क्या? तो इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। नेहरू रिपोर्ट ये इतिहास में वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आई थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के डैडी, पापा जी के
जो थे मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी 10 अगस्त 1928 को, उसे इतिहास में नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी और भारतीयों के वैश्विक मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा के निर्माण की भी बात कही गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में। और दोस्तों विशेष बात, इस नेहरू रिपोर्ट के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों को नहीं माना तो भारतीयों ने फिर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। अपने 1929 में उनका दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हो रहा था और लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन के दौरान दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था, इस दिन को चिरस्थायी रखते हुए। तो इतिहास में 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। तो दोस्तों ये थी इतिहास की वो घटनाएं जिसमें 1923 स्वराज पार्टी का गठन होता है, 1925 साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, साइमन कमीशन 1927 में गठित हो रहा है, 1928 में भारत आ रहा है और साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, अतः इसको गो बैक साइमन कमीशन के साथ स्वागत किया। नेहरू रिपोर्ट आई 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास की वो बातें हैं दोस्तों जो हमारे इतिहास में एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों हमारे इतिहास में एक बिंदु रहता है 1906 का मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग की हम बात करें उससे पहले हम आपको 1935 तक ले जाना चाहते हैं कि हमने असहयोग आंदोलन देखा था गांधी जी का, और इसके बाद 1930 में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे हमें पता है, और उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से सिर्फ कांग्रेस ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और 3, और ये तीनों ही कहां पर हुई थी? लंदन में गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों विशेष बात, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली थी महात्मा गांधी, ये हमें पता है दोस्तों। सरोजिनी नायडू के साथ महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और इसी दौर में गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला रहे थे, और इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते के तहत समाप्त हुआ था हमें पता है, और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह और भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जाने वाले थे भीमराव अंबेडकर और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो 1932 में ही एक सांप्रदायिक पंचांग जारी किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, माय डियर, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, पंचांग भी कहते हैं, कम्युनल पंचांग भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, ये दिया था किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसके तहत दलितों के लिए पृथक रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी।
इसलिए ये सांप्रदायिक पंचांग कहलाया। हिंदुओं से दलितों को अलग करने की अंग्रेजों की चाल थी। इस तरह से गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि मैं हरिजनों को हिंदुओं से अलग नहीं करने दूंगा। इस तरह से दोस्तों गांधी जी अनशन पर बैठ गई इस सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में जो आ रहा है 16 अगस्त 1932 को। कौन दे रहा है? ये रैमजे मैकडोनाल्ड दे रहा है सांप्रदायिक पंचांग। इसके विरोध में गांधी जी ने अनशन किया। अतः गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था 26 सितंबर को, 26 सितंबर 1932 को माय डियर गांधी अंबेडकर समझौता हुआ। गांधी अंबेडकर समझौता कब हो रहा है दोस्तों? 26 सितंबर 1932 को हो रहा है। और इसे हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं? इसे हम इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये गांधी और अंबेडकर के बीच हो रहा है एक समझौता, इस सांप्रदायिक पंचांग के कारण हो रहा है। और ये 26 सितंबर 1932 को हो रहा है। इसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अतः जो इसमें दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था थी, इसके तहत उसको आरक्षित स्थानों दलितों को दिए गए थे। तो विशेष बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में सांप्रदायिक पंचांग किसका है? रैमजे मैकडोनाल्ड का है। और इसके विरोध में गांधी जी ने अनशन किया। अतः गांधी अंबेडकर समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, जो इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, इसी दौर में ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी पारित किया था, हमें पता है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और उसमें मुस्लिम लीग को निराशा हाथ लगी थी। और 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं में कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, 1937 प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकारें बनी। तो लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, तब कांग्रेस को पूछे बिना ही अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल कर दिया था। अतः कांग्रेस ने कहा भाई हमें पूछे बगैर कैसे कर दिया। तो अतः कांग्रेस की सभी जो प्रांतीय विधानसभा की जो सरकारें थी, उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया इसके विरोध में। प्रांतीय विधानसभाओं में जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने कहा भाई हमें पूछे बगैर कैसे शामिल कर दिया आपने भारत को विश्व हित में, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। प्रांतीय विधानसभा की जो सरकारें 1937 में बनी थी, उन्होंने त्याग पत्र दिया था नवंबर 1939 में। उन्होंने नवंबर 1939 में क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। अतः माय डियर विशेष बात यहां देखिए आप, 1937 में प्रांतीय विधानसभा की चुनावों में सरकारें बना रही है कांग्रेस, 8 प्रांतों में थी, इसके अलावा असम में मिलीजुली सरकार थी। त्याग पत्र दे दिया तो कब? नवंबर 1939 में। अतः भीमराव अंबेडकर के साथ मुस्लिम लीग ने यहाँ एक दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस। और ये मुक्ति दिवस को हम मुस्लिम लीग में दिवसों में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस जब त्याग पत्र दे रही है, तब मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना रही है। तो अब हम अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था, वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास का बिंदु रहता है। 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो इन्होंने दिया था क्या? अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकारों ने त्याग पत्र दिया, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि मैं आपको एक प्रस्ताव दे रहा हूं, कांग्रेस आप परेशान मत हो, हमारे को वर्ल्ड वार में सहयोग करो आप, और वर्ल्ड वार के बाद आपकी सारी मांगों को हम मानेंगे। और इसमें ये संविधान सभा की मांग को भी स्वीकार किया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों की संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया था। इसलिए हमारे लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि ले लो। लिनलिथगो, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, नाम याद रखो इस व्यक्ति का, लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने ही अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग करो, उसके बाद हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। और इस तरह से अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया और उसने
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसको हम महात्मा गांधी में देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी बातें इतिहास की आ रही हैं। उसमें एक तो अगस्त प्रस्ताव 1932 का सांप्रदायिक पंचांग आ रहा है, रेमजे मैकडोनाल्ड लेकर आ रहे हैं। इसके विरोध में गांधी जी अनशन कर रहे हैं। अतः गांधी अम्बेडकर समझौता जो इतिहास में पुना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सांप्रदायिक पंचांग आ रहा है 16 अगस्त को 1932 में, 16 अगस्त को, और 26 सितंबर को 1932 में यह समझौता हो रहा है, पुना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर समझौता या पुना पैक्ट। ठीक है। इसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो जो 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, 1935 के अधिनियम के तहत सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को ब्रिटेन की ओर से शामिल कर दिया। कांग्रेस को पूछे बिना ही तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो अतः है जब कांग्रेस का सहयोग लेने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव दिया था, और इसमें भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था ब्रिटिश सरकार ने पहली बार। तो ब्रिटिश सरकार ने ये कब कहा? पहली बार 8 अगस्त 1940 को कहा था। और दोस्तों यहाँ पर जब त्याग पत्र दे रहे हैं तो मुस्लिम लीग एक दिवस मना रही है। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन कर चुके हैं, तो अब हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे देश को हम आजाद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक लीग का स्थापना हो रही है, और उस लीग का नाम था मुस्लिम लीग। और हमें पता है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर 1906 लिख रखा है आपके लिए। यहाँ मुस्लिम लीग के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी, और ढाका में हुई थी सलीमुल्लाह खां व आगा खां के द्वारा। तो मुस्लिम लीग हमारी कब बन चुकी है? 1906 में। कहाँ बन चुकी है? ढाका में मुस्लिम लीग। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मुस्लिम लीग थी, ये धीरे धीरे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करती हुई धीरे धीरे जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर आरक्षित स्थानों की मांग कर रही थी। 1928 में जिन्ना ने भी जो नेहरू रिपोर्ट आई इसके अपोजिट 14 सूत्री मांगे भी दी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग होती गई। गांधी जी का प्रयास खिलाफत और असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग को पास में लाने का रहा, लेकिन वो रही नहीं, और धीरे धीरे उसकी मांगों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, तो उनके अपने रास्ते हो गए, सीधी सी बात है। इस तरह से माय डियर 1930 में सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये गीत लिखने वाला मोहम्मद इकबाल न जाने एक दिन क्यों अलग द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे बैठा, अलग पाकिस्तान की मांग कर बैठी। यानी इसने अनौपचारिक रूप से अलग, इसने कहा था कि द्विराष्ट्र होने चाहिए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था इसने मोहम्मद इकबाल ने। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि अलग से पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला भारतीय कौन था? वो था मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन बन गया ये, द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाला, अलग से पाकिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद इकबाल। अब आ रहा कि पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द अब आ रहा है, पाकिस्तान शब्द का जनक। तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जनक था चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था ये, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ा करता था, इंग्लैंड में, चौधरी रहमत अली। और इसने पर्चे बांटे थे, और इस तरह से इसने सबसे पहले उसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, और वो पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब है पवित्र है जो भूमि। इस तरह से पाकिस्तान नाम के एक अलग देश के बीज बो दिए गए हैं। यहाँ पर 1930 में मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे रहा है। यानी क्वेश्चन बन गया, अलग पाकिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाने वाला व्यक्ति न जाने क्यों एक दिन अलग पाकिस्तान की मांग कर बैठा। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा। इसके बाद आ रहा है, अभी मैंने आपको कहा कि त्याग पत्र दिया, तो माय डियर 29 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अंबेडकर जी के साथ मुक्ति दिवस मनाया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये मुक्ति दिवस कौन मना रही है? मुस्लिम लीग मना रही है, अंबेडकर के साथ मना रही है। क्यों? जो यहाँ भी त्याग पत्र दिया था कांग्रेस की सरकारों ने प्रांतीय विधानसभाओं से, तब मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने कहा चोको लहर छुट्टी, तो मुक्ति दिवस, ठीक है, पहला दिवस आ गया। इसके बाद 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग से पाकिस्तान की मांग तो कर ली थी, लेकिन दोस्तों
23 मार्च 1940 को अलग से पाकिस्तान की मांग हो चुकी है, लेकिन 23 मार्च 1943 को कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दे दिया था मुस्लिम लीग ने, और यहाँ पर उसने पाकिस्तान दिवस मना लिया था। इसीलिए 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मुस्लिम लीग एक तो मुक्ति दिवस मना रही है 29 दिसंबर 1939 को, दूसरा कराची में वो पाकिस्तान दिवस मना रही है 23 मार्च को। कौन सा दिवस मना रही है? पाकिस्तान दिवस। इसके बाद हमें पता है यहीं पर उसने कहा था बांटो और भागो, तो किनको? अंग्रेजों की, आप बांट दो और भाग जाओ। तो इस तरह से कराची में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। लेकिन ध्यान रखें, अलग पाकिस्तान की मांग, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1940 को ही कर दी गई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जब संविधान सभा में चुनाव में हम बात करेंगे, कांग्रेस की क्या हालात रहे, 108 स्थान मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले, हम संविधान सभा में पढ़ते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को लगा कि आजाद भारत में तेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अक्टूबर 1946 को, और उसने नारा दिया कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, ये नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, 1946 में संविधान सभा के चुनाव के बाद हम बात करेंगे, तब हम एक बार फिर इसकी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा है और नारा दिया गया लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। इस तरह से दोस्तों ये थी मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां व आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये धीरे धीरे मुसलमानों की एक संस्था बन गई, एक संगठन बन गया। और इसके बाद 1930 में मोहम्मद इकबाल ने अलग द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान शब्द का जनक 1933 में आ रहा है चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट चौधरी रहमत अली। तो याद रखें, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? चौधरी रहमत अली। इसके बाद जब प्रांतीय सरकारों ने त्याग पत्र दिए थे, तब अंबेडकर के साथ, ध्यान से सुनिए, अंबेडकर के साथ मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। इसको हम अगले एपिसोड में जब हमारे संविधान निर्माण की रूपरेखा की बात करेंगे उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।